हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे जो अंकित भाटिया सर की बुक है राजेश लेखपाल वाली नहीं, ग्रामीण परिवेश का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इनके। इस बुक का हमने 308 क्वेश्चन तक कर लिए थे पिछले वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे 309 या 309 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, 8 तक कर लिया था, 309 तक अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पे जा कर के आप वीडियो देख सकते हैं। जो यानी 308 क्वेश्चन तक हमने करवा रखे हैं उसमें। ठीक, और फिर उसके बाद आगे लगभग 500 क्वेश्चन थे। आज शायद दूसरे वीडियो में कंप्लीट बिल्कुल कर दिए जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे 309 का क्वेश्चन पूछा गया, खसरा तथा खतौनी को कौन तैयार करता है। जिसका पीछे कई बार हमने आंसर दे चुके हैं, कौन करता है ये कौन इसको तैयार करता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसे पटवारी तैयार करता है। ठीक, पटवारी तैयार करता है। तो पटवारी ये वाला इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। लेखपाल या पटवारी जो ये सही आंसर हो जाएगा। अगला है करता है, वर्तमान समय में रोजगार करने में कार्य का योगदान कितना है। वर्तमान समय में रोजगार करने में कार्य का योगदान कितना है, तो ये हो जाएगा 57%। 57%। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत किस प्रकार का देश है, तो कृषि प्रधान देश है। और यहाँ पे क्या होता है, कृषि क्या करते हैं, अधिकतर लोग रोजगार करते हैं। कृषि में अधिकतर लोगों को रोजगार मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह कौन सा था। पहला सफल विद्रोह कौन सा माना जाता है, तो पहला सफल विद्रोह आपका माना जाता है नील आंदोलन माना जाता है, जो 1859 में चलाया गया था। फरवरी मार्च से स्टार्ट हुआ था। बंगाल के नदिया ज़िले से चालू हुआ था। कहाँ से? बंगाल के नदिया ज़िले से चालू हुआ था, नील आंदोलन चालू हुआ था। नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो नील विद्रोह का नेतृत्व जो किया था किसने दिया था, तो ये किया था दोस्तों गोविंदपुर में हुआ था। और इसका नेतृत्व नेता दिगंबर एवं विष्णु विश्वास ने किया था। दिगंबर और विष्णु विश्वास ने किया था। ठीक, दिगंबर विश्वास ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया, नील दर्पण नाटक की रचना किसने की है। नील दर्पण जो है नाटक की रचना की है किसने की, किसके द्वारा की गई है, तो नील दर्पण जो नाटक है इसकी जो रचना की गई है किसके द्वारा की गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये अग्निहोत्री के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? ये किया गया है अग्निहोत्री द्वारा। और इसको जब पहली बार प्रकाशित किया गया था 1860 ईस्वी में किया गया था। कोलकाता के नेशनल थिएटर में 1872 में इसे खोला गया था। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में 314 में पूछा गया आपसे, कहता है कि तत्कालिक समय में हिंदू पोएट्रियाक के संपादक कौन थे। पोएट्रियाक के संपादक कौन थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। 313 का दोस्तों ये आंसर नहीं, 313 का जो आंसर होगा आपका नीलबंधु मित्र थे। ठीक, दीनबंधु मित्र थे, नील दर्पण के हो जाएंगे। ठीक, नील दर्पण के दीनबंधु मित्र हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पावना विद्रोह का नेतृत्व इनमें से किसने नहीं किया था। तो पावना विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया था ये किया गया था सुरेंद्र नाथ जी के द्वारा किया गया था। आनंद बोस भी थे उसमें शामिल, द्वारका नाथ गांगुली भी थे और हरिश्चंद्र मुखर्जी ये नहीं थे। किसान संघ की स्थापना कब हुई थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किसान संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1873 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1873 में इसकी स्थापना की गई थी। तेभागा आंदोलन किससे संबंधित है, पूछा जा रहा है। तेभागा आंदोलन किससे संबंधित है। यह आंदोलन बटाईदारों के जमींदारों के विरुद्ध चलाया गया। नहीं, फसल का 2/3 हिस्सा किसानों को दिया जाए। नहीं, इससे भी नहीं संबंधित था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखें भाई, ऐसा तो नहीं, ई और बी देखो दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, दोनों सही हो जाएंगे। क्या क्या पूछा जा रहा है, क्या क्या था इसमें, कहता था कि जो तेभागा आंदोलन था वो किससे संबंधित था। यह आंदोलन बटाईदारों के द्वारा जमींदारों के विरुद्ध चलाया गया था। फसल का 2/3 हिस्सा किसानों को दिया जाए, ये इसकी मांग थी तेभागा आंदोलन की। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कहता है कि मोपला विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो मोपला विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो मुस्लिम किसान के द्वारा किसके द्वारा मुस्लिम किसान के द्वारा शुरू किया गया था। मोपला नामक उपन्यास की रचना किसने की है, तो मोपला नामक उपन्यास की जो रचना की है वी.डी. सावरकर ने। किसने? वी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया। एका आंदोलन में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है। एका आंदोलन में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो ये हो जाएगा, ये कानपुर नहीं शामिल था। बाकी आपका हरदोई से सीतापुर और बहराइच ये तीनों शामिल थे, एका आंदोलन में शामिल थे। एका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो एका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये हो जाएंगे, पूछा जा रहा है, कहता है एका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता नहीं थे, तो सहदेव भी नहीं। कौन थे? सहदेव नहीं थे, मदारी पासी ये भी नहीं थे, इनमें से कोई नहीं, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? बारदोली सत्याग्रह कब किया गया था? तो बारदोली सत्याग्रह जो किया गया था 1928 में किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन से प्राप्त हुई थी? किस आंदोलन से प्राप्त हुई थी? तो ये नील विद्रोह जो हुआ था, नील विद्रोह से इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। बारदोली सत्याग्रह में किन दो व्यक्तियों ने बम्बई परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था? किसने त्यागपत्र दे दिया था? तो ये दिया था VQ सावरकर, विनायक दामोदर राव सावरकर और MG शनाई करके ने, इन्होंने क्या इस्तीफा दे दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कहता है कि भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों हुई? भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों हो गई? तो ये है, भूमि का असमान वितरण नहीं है, निम्न वर्ग में भूमि का कम देना नहीं, उत्पादन में कमी, उत्पादन में कमी इसका आंसर हो जाएगा, उत्पादन में कमी इसका आंसर हो जाएगा। देखो कैसे इसका अगर सही से देखा जाए तो इसका आंसर होगा आपका निम्न वर्ग को भूमि कम देना, इसलिए से उनके पास भूमि कम थी, तो उसको बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया था? भूमि सुधार की आवश्यकता पड़ी थी। किसकी? भूमि सुधार की आवश्यकता पड़ी थी। ठीक, और अगर आपसे पूछा जाए, देखो इसका आंसर ये भी नहीं होगा, और क्या होगा फिर? कहता है भूमि का असमान वितरण था, इसलिए ये बांटा गया था, इस वजह से ये भूमि सुधार की आवश्यकता हुई। बाकी तो आंसर नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये वाला आंसर हो सकता है, ये वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, जयराम रमेश समिति किस सुधार से संबंधित है? जयराम जो रमेश समिति है वो किस सुधार से संबंधित है? तो जयराम जो समिति है वो किससे संबंधित है? तो भूमि से संबंधित है। किससे? भूमि से। राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति के उद्देश्य क्या थे? राष्ट्रीय भूमि सुधार जो नीति थी उसके उद्देश्य क्या थे? तो उसका जो उद्देश्य था आपका क्या था? इसका उद्देश्य था, इसका उद्देश्य दोस्तों क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा SC और ST के भूमि संबंधित अधिकार को सुरक्षित करना, बिल्कुल सही बात है। महिलाओं के भूमि संबंधी अधिकार सुरक्षित करना, दोनों सही कथन हो जाएंगे, दोनों सही कथन हो जाएंगे। अगला आपसे पूछा गया हदबंदी से क्या अभिप्राय होता है? हदबंदी से क्या अभिप्राय होता है? तो ये होता है उच्चतम सीमा निर्धारण करना, उच्चतम सीमा निर्धारण करना ही हदबंदी से तात्पर्य माना जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया सहकारी समिति की रचना किस अधिनियम से प्रारंभ हुई थी? सहकारी समिति की स्थापना जो थी किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो ये किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो सहकारी वित्त अधिनियम के द्वारा की गई थी। अगला पूछा जा रहा है कि सहकारी खेती से क्या तात्पर्य होता है? सहकारी खेती से क्या तात्पर्य होता है? तो सहकारी से खेती से मतलब ये होता है कि सामूहिक खेती। क्या होता है? सामूहिक खेती होती है, सामूहिक खेती होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन 331 में नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे? तो नाबार्ड का मुख्यालय आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये नाबार्ड का मुख्यालय जो आपका मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। नाबार्ड का काम क्या है? तो नाबार्ड का जो मेन काम होता है, क्या होता है कि सहकारी बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करना, ग्रामीण बैंकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना, और ये हो जाएगा ए और बी दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। RRB की स्थापना कब हुई थी? तो RRB की जो स्थापना हुई थी दोस्तों ये हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना की गई थी। कृषि विपणन से क्या अभिप्राय होता है? तो कृषि विपणन किसे कहा जाता है? कृषि विपणन से मतलब ये होता है कि जो कृषि उपज को उपभोक्ता तक पहुंचाना ही कृषि विपणन कहा जाता है। जैसे नहीं बाजार में बेचना, कृषि उपज को उपभोक्ता तक पहुंचाना ही कृषि विपणन कहलाता है। इनाम क्या है? इनाम क्या है? इनम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका इनम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक कृषि पोर्टल है। क्या? इलेक्ट्रॉनिक कृषि पोर्टल है। इनम की कितनी मंडियाँ वर्तमान में हैं? इनम की
कितनी मंडियाँ वर्तमान में जुड़ी हैं, इसमें कितनी मंडियाँ जुड़ी हुई हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें कितनी जुड़ी हुई हैं, तो इसमें जुड़ी हैं 585, कितनी 585 जुड़ी हुई। इनम का उद्देश्य क्या होता है, तो इनम का जो उद्देश्य होता है ये होता है पूरे देश की एक मंडी, पूरे देश की एक मंडी है इसका उद्देश्य रखा गया। अगला है, कहता है ट्राइफेड की स्थापना कब हुई थी, तो ट्राइफेड की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1987 में। कब, 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। कौन से संस्थान की स्थापना गांधी जयंती के शुभ अवसर पर की गई थी, गांधी जयंती के शुभ अवसर पर की गई थी, तो कौन सी भाई संस्था थी, देखें भाई ये हो जाएगा आपका कौन सी, नेफेड की स्थापना हुई थी। कब, किसकी, ये हुई थी नेफेड की स्थापना। नेफेड की प्रकृति कैसी है, तो नेफेड की जो प्रकृति होती है ये होती है सहकारी संस्था होती है। कैसी, सहकारी संस्था होती है, ठीक है। अगला आपसे पूछा गया राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को कब अधिनियमित किया गया था, कब किया गया था, अधिनियमित किया गया था, तो 1963 में किया गया था। कब, 1963 में किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था, किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था, तो ये किया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। कब, 11वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय खाद्य उसके मिशन को लागू किया गया था, ठीक। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के कितने घटक हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के 3 घटक माने जाते हैं। कितने, 3 घटक माने जाते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चावल के अंतर्गत कौन सा राज्य शामिल नहीं है, कौन सा राज्य शामिल नहीं किया गया है, तो ये राजस्थान को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि देखो चावल में क्या होना चाहिए, चावल जाने के लिए अधिक से अधिक पानी की आवश्यकता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं होगा। WTO का मुख्यालय कहाँ पे, ये आपसे पूछा गया, तो WTO का मुख्यालय जो आपका जिनेवा में, कहाँ पे, WTO का जो मुख्यालय है कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में, कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। पर्यावरण एवं पशुधन संरक्षण संबंधी कौन सी सब्सिडी किसानों को प्रदान की जाती है, पर्यावरण पशुधन संरक्षण संबंधी कौन सी सब्सिडी प्रदान की जाती है, तो ये की जाती है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। कौन सी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी प्रदान की जाती है। चलिए, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित है, तो ये रांची में स्थित है। कहाँ पे, रांची में ये स्थापित है। कामधेनु पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई, कामधेनु पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना रायपुर में हुई। कहाँ पे, रायपुर में। नवसारी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे हुई है, नवसारी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 2004 में हुई। कहाँ पे, 2004 में। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे, रांची में। कामधेनु पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पे, ये है आपका रायपुर में। और नवसारी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे, स्थापना 2004 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान दिया गया था, कौन मुख्यमंत्री थे तब दिया गया था, तो ये हो जाएगा 1900 कौन से मुख्यमंत्री थे, तो ये थे मुलायम सिंह यादव। कौन थे भाई, मुलायम सिंह यादव थे उनके टाइम पे। अच्छा, ऐसा भी है, कहता है संवैधानिक दर्जा किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में दिया गया था, तो ये थे मुलायम सिंह यादव। कौन, मुलायम सिंह यादव के टाइम पे दिया गया था। एनजीओ की स्थापना कब हुई थी, भारत में प्रथम एनजीओ की स्थापना कब की गई थी, भारत में प्रथम एनजीओ की स्थापना 1917 में की गई थी। कब, 1917 में इसकी स्थापना की गई थी। सूचना का अधिकार किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो सूचना का अधिकार जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये आता है कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा आता है। किसके द्वारा, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत आता है। भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। एकीकृत गैर संगठन में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो 7 होनी चाहिए। कितनी, 7 होनी चाहिए, ठीक है। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति ने किया था, कौन सी समिति जो त्रिस्तरीय, तो बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगी। इनमें से कौन सा नागरिक समाज का उदाहरण नहीं है, नागरिक समाज का उदाहरण नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा उदाहरण है जो नागरिक समाज का उदाहरण नहीं है, तो व्यावसायिक संगठन, ये आपका नागरिक समाज का उदाहरण नहीं माना जाता है। स्थानीय सुशासन का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है।
अच्छा, अगला कहता है कि कौन कौन एक दबाव समूह का उदाहरण नहीं है, कौन एक दबाव समूह का उदाहरण नहीं माना जाता है, तो ये हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग जो है एक दबाव समूह का उदाहरण नहीं माना जाता है। जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, भारतीय किसान यूनियन, ये दबाव समूह का उदाहरण है और ये उदाहरण नहीं है नीति आयोग। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना 1891 में की गई थी। कब? 1891 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए, सुशासन दिवस किस दिन मनाया जाता है? सुशासन दिवस आपका 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? सुशासन दिवस आपका 25 दिसंबर को मनाया जाता है, अटल जी की याद में मनाया जाता है। इनमें से भारत के किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो ये आपका झारखंड में नहीं है, बाकी कर्नाटक में, यूपी में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और बिहार में और कहाँ पे? बिहार में, यानी 6 राज्यों में, कुल 6 राज्यों में आपका विधान परिषद है। कौन से गैर सरकारी संगठन के अर्थ हैं? कौन से गैर सरकारी संगठन के अर्थ हैं? पर्यावरण की रक्षा, बुनियादी सामाजिक सेवाएं प्रदान करना, सामुदायिक विकास की गतिविधियां चलाना और निर्धनों के हितों का संवर्धन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका निर्धनों के हितों का संवर्धन करना। ये गैर संगठन के अर्थ हैं। ठीक, गैर संगठन के अर्थ हैं। चलिए, 300 आगे है अगला दोस्तों, 300 तक कर चुके। 366 का क्वेश्चन देख रहे हैं। भारत में जनजातियों के संदर्भ में इनमें से कौन सी समिति संबंधित है? जनजातियों किस समिति ने बताया था? तो ये हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा शासा समिति। शासा समिति हो जाएगी। कौन सी? शासा समिति हो जाएगी। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्री इस टाइम पे कौन है? तो इस टाइम पे अगर वर्तमान में देखा जाए कौन है, तो ये हैं ब्रजेश पाठक जी। कौन? ब्रजेश पाठक जी हैं। और ये हैं जयप्रताप सिंह, नहीं है, ये पहले होंगे लेकिन अब नहीं है, इस टाइम पे हैं। और जो मेडिकल वाले हैं, स्वास्थ्य कल्याण मंत्री, वो हैं दिनेश पाठक जी। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों के बारे में उल्लेख किया गया है? कौन सा अनुच्छेद है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 342। अनुच्छेद 342। भारत के सर्वोच्च नागरिक का सम्मान भारत रत्न की शुरुआत कब से की गई थी? तो भारत रत्न की जो शुरुआत की गई थी दोस्तों, कि 1954 से की गई थी। कब? 1954 से की गई थी। 1954 से इसकी शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? नोडल मंत्रालय कौन सा माना जाता है? तो ये हो जाएगा वित्त मंत्रालय। कौन सा? वित्त मंत्रालय हो जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का नोडल मंत्रालय। अगला है, आरोग्य सेतु ऐप के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? कहता है यह कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है। बिल्कुल सही बात है। सरकार ने इसे विभिन्न भाषाओं में लॉन्च किया। सही बात है। यह संक्रमण को ट्रैक करने में जीपीएस एवं ब्लूटूथ सुविधाओं का उपयोग करता है। बिल्कुल सही है। और उपयुक्त में से कोई कथन कोई नहीं, तो यही वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ये सभी कथन सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत भारत सरकार ने किसानों के लॉकडाउन के दौरान कितने रुपए देने की घोषणा की है? कितने रुपए देने की घोषणा की है? तो 2000 रुपये। 2000 रुपये नहीं आए थे सबके खातों में? किस फसल में उत्तर प्रदेश में भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है? किस फसल में? तो ये हो जाएगा आपका, किस में टॉप पर है? ऐसा कौन सा? अपना यूपी आलू में टॉप पर है, चीनी में टॉप पर है, और किस में टॉप पर है? ज्वार में टॉप पर है, या फिर गेहूं में, चना में, और किस में टॉप पर है दोस्तों? बताओ भाई, कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में? तो बताओ किस में? गेहूं में टॉप पर है। ठीक, गेहूं में टॉप पर हो जाएगा। ठीक है, अगला है आलू का पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ये पूछा गया है 371 का पूछा जा रहा है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश में भारत में, ये तो हो गया, अभी पढ़ा था गेहूं का। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? कौन सा जिला है जो आलू का अनुसंधान केंद्र स्थित है? ये हो जाएगा मेरठ में स्थित है। कहाँ पे? मेरठ में स्थित है। अगला है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख रूप से आम की किस किस्म का उत्पादन होता है? तो ये चौसा और किसका? चौसा और दशहरी का होता है। किसका? चौसा और दशहरी का होता है। अगला है, उत्तर प्रदेश निम्न में से किस फसल का भारत में अग्रणी है? तो ये हो जाएगा आपका किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा जौ का। किसका? जौ का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन आपसे पूछा गया केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के मध्य समझौता हुआ है। केन बेतवा के लिए जो समझौता हुआ तो यूपी और एमपी के लिए, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए हुआ। चंबल नदी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में प्रवेश करती है। तो चंबल नदी किस जिले से प्रवेश करती है। तो इटावा से प्रवेश करती है। भारत में उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में जो लाल मिट्टी है वो मिर्ज़ापुर और झांसी में पाई जाती है। कहाँ पे, मिर्ज़ापुर और झांसी में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की मुख्य वाणिज्यिक फसल किसे माना जाता है। तो गन्ना को माना जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ पे हुई थी। तो प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना ये प्रयागराज में हुई थी। कहाँ पे, प्रयागराज में इसे किया गया था। कहाँ पे किया गया था, प्रयागराज में किया गया था। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है। तो सबसे अधिक प्रोटीन की अगर बात की जाती है तो किसमें, सोयाबीन में पाया जाता है। किसमें, सोयाबीन में पाया जाता है। रबी फसलों को कौन से महीने में बोया जाता है। तो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। किसमें, नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। किसमें, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। भारत में 3 सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों के संदर्भ में कौन सा सही क्रम है। तो सबसे टॉप पे कौन आता है। सबसे टॉप पे आता है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश आता है, फिर पंजाब आता है, फिर हरियाणा आता है। ठीक है, यही सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली निम्नलिखित में से फसलों में से किस फसल की अवधि न्यूनतम है। किस फसल की अवधि न्यूनतम मानी जाती है। तो ये हो जाएगा किस फसल की अवधि न्यूनतम मानी जाती है। तो ये हो जाएगा आपका किसकी होती है, सबसे कम होती है। तो मूंग की होती है। किसे, मूंग की होती है। कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। कौन सा फसल चक्र पूर्वी यूपी के लिए पूछा जा रहा है आपसे। पूर्वी यूपी के लिए जो होता है आपका मक्का होता है, फिर आलू बोया जाता है, फिर गेहूँ बोया जाता है। मक्का बोया जाता है, आलू बोया जाता है, फिर गेहूँ बोया जाता है। धान के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। अगर आपसे पूछा जाता है धान के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो धान के उत्पादन में दूसरा स्थान है। पहले पे कौन आता है। तो वेस्ट बंगाल आता है। भारत में दालों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है। तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा दालों के स्थान में, दालों के उत्पादन में आपका पहला स्थान हो जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या कहता है, आपसे पूछा गया लेकिन दालों के उत्पादन में एमपी टॉप पे आता है। तो इसको कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 387 का, पूछा गया आपसे उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करने वाला ज़िला कौन सा है। उत्तर प्रदेश यूपी का चावल उत्पादन वाला ज़िला कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर गेहूँ उत्पादन का पूछा जाता तो गोरखपुर हो जाएगा। अगर चावल का पूछा जाता तो चावल का कौन सा हो जाएगा। तो बरेली हो जाएगा। बरेली में सबसे ज़्यादा चावल होता है। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सबसे अधिक आंवला उत्पादन किया जाता है। तो प्रतापगढ़ में होता है और प्रयागराज में होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा प्रतापगढ़ में होता है। प्रतापगढ़ में ही होता है। उत्तर प्रदेश में संतरे का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में संतरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा आपका सहारनपुर में किया जाता है। सहारनपुर में किया जाता है। भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ पे स्थित है। तो दलहन अनुसंधान की बात की जाती है तो कहाँ पे स्थित है, ये आपका कहाँ पे, कानपुर में स्थित है, कानपुर में। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास कब से शुरू हुआ था। औद्योगिक क्षेत्रों का विकास जो करना शुरू हुआ था, कब से शुरू किया गया था। तो ये 1991 से शुरू किया गया था। भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। चीनी उद्योग में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो चीनी उद्योग में यूपी का टॉप पे है। यूपी टॉप पे हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग निदेशालय का गठन कब किया गया था। वस्त्र उद्योग एवं निदेशालय का गठन 1972 में किया गया था। 1972 में। भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। भारत की अर्थव्यवस्था में ध्यान रखना दोस्तों क्वेश्चन का। भारत की अर्थव्यवस्था में यूपी का कौन सा स्थान है। तो दूसरा स्थान है। यूपी का दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश के एकल घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिए आधार वर्ष क्या माना जाता है। तो आधार वर्ष कौन सा रखा जाता है। 2011-12। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बिस्किट निर्माण ये लखनऊ में नहीं है। ठीक है। दरी तो बरेली है, सही है। साबुन निर्माण कानपुर, खेल का सामान मेरठ, ये सही है। अगला क्वेश्चन है सूती वस्त्र उद्योग में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो देश में कौन सा स्थान माना जाएगा। तो ये माना जाएगा तीसरा। सूती वस्त्र उद्योग में यूपी का स्थान जो माना जाता है तीसरा माना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कांच की चूड़ियों के लिए माना जाता है। तो ये फिरोजाबाद। कौन सा,
फिरोजाबाद माना जाता है। कौन सा माना जाता है? फिरोजाबाद माना जाता है। ठीक है, 399 तक हो गया। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और तो अगर थोड़ा रुक रुक के भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं, और लगातार भी पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 400 नंबर का, 400 नंबर का आपसे पूछा गया है कि 400 नंबर का पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? किस शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो मुरादाबाद को जाना जाता है। किसको? मुरादाबाद को जाना जाता है। ठीक है, मुराद बख्श द्वारा बनवाया गया था। हाँ, शाहजहाँ के बेटा जो था मुराद बख्श द्वारा बनाया गया था, ऐतिहासिक शहर। और शहर की खास बात क्या थी? पीतल हस्त उद्योग के लिए इसे पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एल्युमिनियम उद्योग का विकास किस ज़िले में हुआ था? एल्युमिनियम उद्योग का जो विकास हुआ था आपका, ये मिर्ज़ापुर में हुआ था। कहाँ से? मिर्ज़ापुर में हुआ था। मिर्ज़ापुर में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर क्या हो जाएगा? हाँ, मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर अगर पूछा जाए तो आपका ये हो जाएगा सोन नदी की घाटी में स्थित है। सोन नदी की घाटी में स्थित है। और यहीं पे क्या है? हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन के कारखाने में इसका कार्य होता है। 402 में पूछा गया है भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक उत्पादन करता है यूपी। यूपी सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए फेमस माना जाता है। तो ये आपका माना जाता है कौन सा? ये माना जाता है एक मिर्ज़ापुर में ज़िले में पड़ता है चुनार का शहर। कहाँ पे? चुनार का शहर माना जाता है, जो लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए फेमस माना जाता है। यहाँ सीमेंट उत्पादन के लिए भी फेमस है। सीमेंट उत्पादन के लिए फेमस है चुनार। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ पे की जा रही है? तो यूपी में नॉलेज पार्क की स्थापना जो की जा रही है, कहाँ पे की जा रही है दोस्तों? यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे यमुना सिटी में उत्तर भारत का सबसे बड़ा नॉलेज पार्क बनाए जाने का फैसला यमुना अथॉरिटी ने लिया है। किसने? यमुना अथॉरिटी ने लिया है, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहता है कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का उद्योग प्रमुख उद्योग कौन सा? तो ये हो जाएगा बरेली में। कहाँ पे? बरेली में। बरेली में दिया सलाई का प्रमुख उद्योग यानी उद्योग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आपसे गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में ये बिजनौर ज़िले से प्रवेश करती है। बिजनौर ज़िले से प्रवेश करती है। और किस ज़िले से बाहर निकलती है? तो बलिया ज़िले से बाहर निकलती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? यूपी का जो चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका कहाँ पे स्थित है? आगरा में स्थित है। कहाँ पे? आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। फर्रुखाबाद किस काम के लिए जाना जाता है? तो फर्रुखाबाद जो जाना जाता है दोस्तों, फर्रुखाबाद हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। फर्रुखाबाद जो है हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जरदोजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिख लेना दोस्तों, क्या कहा जाता है? जरदोजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जरदोजी कहा जाता है। जरदोजी कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि काठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए कौन सा नगर फेमस है? कौन सा नगर फेमस है? ये हो जाएगा आपका सहारनपुर। काठ नक्काशी के लिए सहारनपुर फेमस है। कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट कहा जाता है। कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट कहा जाता है, इस नाम से जाना जाता है। वुड कार्विंग के नाम से भी जाना जाता है। 90% भाग यहीं से उत्पादन किया जाता है। 410 का पूछा गया केंद्रीय ग्लास एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ग्लास एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? जो खुर्जा में। कहाँ पे? खुर्जा में स्थित है। खुर्जा कहाँ पे पड़ता है? बुलंदशहर ज़िले में स्थित है। कहाँ पे? बुलंदशहर ज़िले में एक स्थित कस्बा है। बुलंदशहर ज़िले में स्थित एक कस्बा है। नोएडा दिवस कब मनाया जाता है? तो नोएडा दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल 1976 को इसकी स्थापना की गई थी। उस समय देश की पीएम इंदिरा गांधी हुआ करती थी। ठीक, और नोएडा दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला आपसे पूछा गया कि इस 411 तक हो गया। 412 से आपसे ये पूछा जा रहा है कि नोएडा किस ज़िले में स्थित है? तो ये भी बताया था किस ज़िले में स्थित है। तो नोएडा हो जाएगा आपका न्यू इसमें अच्छा नोएडा जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये गाज़ियाबाद या मेरठ, अलीगढ़, गौतम बुद्ध गाज़ियाबाद में स्थित है। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर शहर की स्थापना ये जौनपुर की जो स्थापना की गई थी किसके द्वारा की गई थी? 1559 में की गई थी। और इसका जो
क्या है इसका, जौना खां के नाम पर रखा गया था। और किसने रखा था, तो जौनपुर शहर की फिरोज शाह तुगलक, एफएसटी ने बसाया था, एफएसटी ने बसाया था। 1989 में जौनपुर में किस औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, किस औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, तो सतहारिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी और नवंबर 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के तहत कौन सी परियोजना को विकसित नहीं किया गया है, कौन सी परियोजना को विकसित नहीं किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है यमुना एक्सप्रेसवे को द्रुतगामी मार्ग इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने विकसित किया था, जिसे उपेडा के नाम से जाना जाता है, उपेडा के नाम से जाना जाता है। अगला है, और देश में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान किस उद्योग में है, किस उद्योग में, तो चीनी उद्योग में टॉप पर है। किसमें, चीनी उद्योग में टॉप पर है। 30% जो भारत की कुल जो चीनी है उसके 30% चीनी उत्पादन यूपी में ही होता है, यूपी में होता है। जबकि सूती वस्त्र के मामले में यह तीसरे स्थान पर है यूपी, और चीनी में टॉप पर है यूपी। चलिए, यूपी में सर्वाधिक रोजगार देने वाला प्रमुख उद्योग किसे माना जाता है, तो यूपी में सर्वाधिक जो उद्योग देने वाला है हथकरघा उद्योग के मामले में तीसरे नंबर पे आता है। बुनकरों की संख्या में से 1/4 बुनकर यूपी में ही है, 1/4 बुनकर यूपी में ही है। चलिए, उत्तर प्रदेश में चीनी मिल की स्थापना 1903 में की गई थी। प्रतापपुर में पहली चीनी मिल लगाई गई थी, प्रतापपुर में की गई थी। देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापना इसकी की गई थी। अगला 419 का पूछा गया, रेल के पहियों का निर्माण किस जिले में किया जाता है, तो रेल के पहियों का जो निर्माण है किस जिले में किया जाता है, तो रेल के पहियों का जो निर्माण है किस जिले में किया जाता है, तो ये किया जाता है रायबरेली में, रायबरेली। ठीक है, ऐसे याद कर लो। अगला क्वेश्चन 420 का कहता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का पहला कारखाना कहाँ पे स्थित है, भारत इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का पहला कारखाना कहाँ पे स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 1954 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका जो गाज़ियाबाद में इसका पहला कारखाना, गाज़ियाबाद में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का नाम अपनी पहचान कर बना, ये कब से बना, तो ये हो जाएगा, कब से बना, 1940 में इसकी स्थापना हुई। इसका वर्तमान नाम 1964 में लिया गया, 1964 में ले लिया गया, और उसकी स्थापना 1940 में हुई थी। चलिए, अगला है HAL को स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है, HAL को, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट की स्थापना, हिंदुस्तान HAL, क्या पूछा जा रहा है, HAL की स्थापना 422 का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। कहता है HAL हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट की स्थापना बालचंद्र हरिश्चंद्र ने की थी। किसने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना जो की थी हरिश्चंद्र मुखर्जी बालचंद्र हरिश्चंद्र ने की थी, इन्होंने की थी। ठीक है, इन्होंने की थी। कब, 1940 में, 1940 में इनके द्वारा किया गया था। इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर दिया गया था, पहले हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट रखा गया था। चलिए, सर्वप्रथम भारत में सीमेंट का कारखाना कहाँ पे खोला गया था, तो सीमेंट का कारखाना खोला गया था, ये कहाँ पे खोला गया था, गुजरात के पोरबंदर में सीमेंट की पहली फैक्ट्री भारत में खोली गई थी, गुजरात के पोरबंदर में खोली गई थी। चलिए, भारत की पहली आयरन एवं स्टील कंपनी कहाँ पे खोली गई थी, भारत में पहली आयरन एवं स्टील कंपनी कहाँ पे खोली गई थी, तो ये खोली गई थी दोस्तों कहाँ पे, तो ये खोली गई थी ब्रिटिश संस्था के द्वारा पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक स्थान पर। कहाँ पे, ब्रिटिश संस्था में कुल्टी नामक स्थान पर खोली गई थी, कहाँ पे, कुल्टी नामक स्थान पर पहली। और कुल्टी कहाँ पे पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में पहली स्टील कंपनी खोली गई थी, पहली 1870 में खोली गई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 424 तक पहुंच चुके हैं, 425 की बात करते हैं। कहता है चुर्क सीमेंट कारखाना किस जिले में स्थित है, चुर्क जो है आपका सोनभद्र में स्थित है। कहाँ पे, सोनभद्र में स्थित है। अगर आपसे पूछा है डल्ला, तो डल्ला भी कहाँ पे, डल्ला भी सोनभद्र में स्थित है, डल्ला भी सोनभद्र में। चुर्क सीमेंट भी कहाँ पे, ये कारखाना ये भी स्थित है आपका सोनभद्र में। कोयला खान उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है, कोयला खान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो कोयला खान सिंगरौली के सोनभद्र में स्थित है, सिंगरौली के सोनभद्र में कोयला खान स्थित है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इंडियन पॉली फाइबर्स के लिए प्रसिद्ध जिला उत्तर प्रदेश में कौन सा है। इंडियन पॉली फाइबर्स के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है। इंडियन पॉली फाइबर्स के लिए जो प्रसिद्ध जिला माना जाता है, ये माना जाता है आपका सोनभद्र जिले में सुर्ग एवं डल्ला सीमेंट कारखाना स्थित माना जाता है। कौन सा, ये माना जाता है बाराबंकी जिले को खोला गया। ठीक है, ये याद रखना दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा इंडियन पॉली फाइबर्स के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा, तो ये हो जाएगा बाराबंकी। कौन सा, बाराबंकी हो जाएगा। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगला, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन की स्थापना का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका मुख्यालय हो जाएगा, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है दोस्तों, कहाँ पे स्थित है इसका कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे। इसके चेयरमैन हम बता देते हैं, मंगलम बिरला हैं। ठीक, मंगलम बिरला जी हैं। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कमेंट बॉक्स में बताना। ग्रेफाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। ग्रेफाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो जालोर राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे, जालोर राजस्थान, जालोर राजस्थान को जाना जाता है, ग्रेफाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पे स्थित है। कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है गाजियाबाद के मोदीनगर में। गाजियाबाद के मोदीनगर में कृत्रिम रबड़ का कारखाना है, गाजियाबाद के मोदीनगर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा चमड़ा उद्योग के लिए कौन सा, कानपुर। कानपुर टिक करो। ठीक है, चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर में। फिर पूछा जाए आगरा उन्नाव में स्थित है। ठीक है, चलिए इंग्लिश विलो के लिए कौन सा ज़िला, इंग्लिश विलो तकिया ठीक के लिए फेमस कौन सा ज़िला, तो ये हो जाएगा आपका लकड़ी के बैट बनाने जाते हैं और खेल के सामान के लिए मेरठ प्रसिद्ध है। ठीक, मेरठ, मेरठ हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा मेरठ। क्या हो जाएगा, मेरठ हो जाएगा। चलिए अगला है 433, इत्र बनाने की पद्धति को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं। इत्र बनाने की पद्धति को क्या कहा जाता है, तो क्या क्या कहा जाता है। देश में प्राचीन काल से टेराकोटा के बर्तनों में इस पद्धति को संचालित किया गया था। और फिर उसके बाद है उत्तर प्रदेश के कन्नौज, गाजीपुर एवं जौनपुर में इत्र बनाया जाता है। जौनपुर में इत्र बनाया जाता है, इसे क्या कहा जाता है। ये दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा देना आपका। ठीक है, देना आपका ये हो जाएगा, देना आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 434 का पूछा जा रहा है कि चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा, तो चूड़ी के लिए कौन सा, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद हो जाएगा। अगला, चीनी बर्तन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध नहीं है, कौन सा शहर प्रसिद्ध नहीं है चीनी बर्तन के लिए, कौन सा नहीं फेमस है, कौन सा शहर फेमस नहीं है, तो ये हो जाएगा बुलंदशहर। बाकी सभी फेमस हैं, चिन्हट, नतस्ता, चंदौली, ये सभी फेमस हैं। गंगा नदी बिहार में उत्तर प्रदेश को किस ज़िले से प्रवेश करती है। गंगा नदी बिहार में उत्तर प्रदेश को किस ज़िले से प्रवेश करती है, तो उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से प्रवेश करती है, तो बलिया से, बलिया से यानी उत्तर प्रदेश उसके बलिया से निकास करती है और बिहार में फिर प्रवेश करती है, बलिया ज़िले से प्रवेश करती है। तम्बाकू उद्योग किस मंत्रालय के अधीन आता है, तम्बाकू जो उद्योग है किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये हो जाएगा आपका किस मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, एक मिनट यहाँ से, एक मिनट यहाँ तक। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। 437 का कहते हैं तम्बाकू उद्योग किस मंत्रालय के अधीन आता है। तम्बाकू उद्योग जो है किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। भारत में तम्बाकू का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। तम्बाकू का उत्पादन जिस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि मेघा तेल का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। मेघा तेल का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। कागज उद्योग से संबंधित प्रथम मिल भारत के किस शहर में स्थापित हुई थी। कागज उद्योग के लिए पूछा जा रहा है दोस्तों। कागज उद्योग के लिए फेमस पहली जो मिल स्थापित की गई थी भारत में, कहाँ पे स्थापित की गई थी, तो ये कलकत्ता में। कहाँ पे, कलकत्ता में। का से कागज, का से कलकत्ता। ठीक है, दिया सलाई उद्योग के लिए किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, तो दिया सलाई उद्योग किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, तो ये किया जाता है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में किया जाता है। उत्तर प्रदेश के बरेली में किया जाता है। हाल के समय में किस शहर को टेराकोटा की वजह से जीआई टैग प्राप्त हुआ। किस शहर को टेराकोटा, तो गोरखपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा। भूमि सुधार आंदोलन आधुनिकीकरण कार्यक्रम का संबंध किससे है, तो भूमि सुधार का अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का संबंध किस
किस से है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा भूमि भूमि सुधार से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में सिगरेट निर्मित की जाती है? कौन सा शहर है जहाँ पे सिगरेट बनाई जाती है? तो ये सहारनपुर। शीशी सिगरेट, सा से सहारनपुर। ठीक है, सा से सिगरेट, सा से सहारनपुर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जीडीपी को कैलकुलेट किस आधार वर्ष पर किया गया था? किस आधार वर्ष पर किया गया था? 2011-12 पर किया गया था। किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? कौन सा जिला सबसे बड़ा माना जाता है? तो ये लखीमपुर खीरी को क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला माना जाता है, सबसे बड़ा जिला माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि किस वर्ष केंद्रीय ड्रग रिसर्च संस्थान की स्थापना की गई थी? केंद्रीय ड्रग रिसर्च संस्थान की स्थापना की गई थी, किस वर्ष की गई थी? 1951 में की गई थी। उत्तराखंड में कौन सा जिला नहीं सटा? उत्तराखंड से कौन सा जिला सटा नहीं है? उत्तराखंड से कौन सा जिला सटा नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा गाजीपुर। कौन सा? गाजीपुर, ये उत्तराखंड से सटा हुआ नहीं। जरदोजी कहाँ का लघु उद्योग है? ठीक है, जरदोजी अभी पीछे पढ़ाया था, जरदोजी जो है कहाँ का फेमस उद्योग है, लघु उद्योग माना जाता है, तो ये हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीयपन का सूचक नहीं है? जनजातीयपन का सूचक नहीं माना जाता, तो ये हो जाएगा उच्च प्रौद्योगिकी नहीं माना जाता है। अगला, अस्पृश्यता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? अस्पृश्यता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1955 में पारित किया गया था। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब लाया गया था? तो ये लाया गया था, कब लाया गया था? 1989 में ये लाया गया था। 1989 से याद रखना कि यूपी में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के गरीबी रेखा से नीचे एवं जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें दलित क्या कहा जाता है दोस्तों? दलित कहा जाता है। ठीक है, इसका तो आंसर यही बोला जा रहा है, दलित कहा जाता है। चलिए, कौन सी जनजाति की विशेषता नहीं होती? कौन सी जनजाति की विशेषता नहीं होती? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सी जनजाति की विशेषता नहीं होती? धार्मिक कर्मकांडों का अभाव। ठीक है, ये विशेषता नहीं होती है। समस्या दलितों की नहीं है। कौन सी समस्या दलितों की नहीं है? दलितों की समस्या नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, कौन सी समस्या नहीं है? तो ये है रोजगार में अधिक प्रतिनिधित्व, ये समस्या इनकी नहीं है। शिक्षा में पिछड़ापन, ये समस्या है। सवर्णों द्वारा अत्याचार, निम्न आर्थिक स्थिति, ये इनकी समस्या है। अगला है, जनजातियों में निर्धनता के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है? निर्धनता यानी निर्धन है, उसका कौन सा कारण है? कौन सा कारण है? तो ये हो जाएगा दुर्गम निवास स्थान, बिल्कुल सही बात है। जलवायु मौसम प्रतिकूलता, ये भी सही है। परंपरागत कृषि, ये भी सही। उपयुक्त सभी, इसका कथन सही हो जाएगा। कौन सा कारण जनजातियों के ऋणग्रस्तता के लिए उत्तरदायी है? ऋणग्रस्तता के लिए उत्तरदायी है, कौन सा भाई कारण है इसमें? तो ये हो जाएगा शिक्षा का प्रचार प्रसार, नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता। सहकारी समितियां नहीं। निर्धन एवं भुखमरी, नहीं, ये उपयुक्त में से नहीं। ठीक, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजातीय समस्या सामाजिक सांस्कृतिक सामंजस्य से संबंधित है? ये संबंधित है, तो ये हो जाएगा द्विभाषा की समस्या, सही है। नवीन संस्करण का उदय, वस्त्र विवाद, ये सभी। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता निवारण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य योजना की जो शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? तो ये की गई थी 1977 में। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई थी, कब? ये की गई थी 1977 में। मयूर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मयूर नृत्य भाई कहाँ, किस राज्य से संबंधित है, बताओ भाई? तो ये हो जाएगा यूपी से ही। कहाँ से? यूपी से संबंधित है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, चौलर नृत्य उत्तर प्रदेश के किस राज्य में उत्तर प्रदेश के किस राज्य में संबंधित है? किस राज्य से, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा सोनभद्र से। चौलर सोनभद्र से, चौलर सोनभद्र से संबंधित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में स्थित है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। लाख बहासी पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? लाख बहासी जो पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है?
तो ये दोस्तों स्थित है कहाँ पे, कन्नौज में। कहाँ पे, कन्नौज में ये स्थित है। गुलाबी बस योजना, गुलाबी बस योजना किससे संबंधित है? गुलाबी बस योजना भाई, गुलाबी बस योजना किससे संबंधित है? महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है नमामि गंगे योजना का उद्देश्य क्या है? तो नमामि गंगे योजना का उद्देश्य माना जाता है स्वच्छता, इसका मेन टारगेट है स्वच्छता। भूमि संवर्धन इसका मेन कोई टारगेट नहीं। बलवंत राय मेहता समिति ने किस कार्यकारी निकाय बनाने की सिफारिश की है? किस कार्यकारी निकाय बनाने की सिफारिश की है? तो ये हो जाएगा पंचायत समिति की सिफारिश की थी। पंचायत समिति की इन्होंने सिफारिश की थी। किसकी? पंचायत समिति, नगर पालिका और ग्राम सभा तीनों की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी। पंचायत निर्वाचन से संबंधित कौन सी समिति है? तो ये हो जाएगा अशोक मेहता समिति हो जाएगा। के संतानम नहीं हो जाएगा, ठीक है। 400 हाँ क्या हो जाएगा? के संतानम भी है, हनुमंत राव और ये अशोक मेहता समिति, ये सभी समितियाँ हैं, ठीक है। सभी समितियाँ हो जाएंगी, उपरोक्त सभी बिल्कुल कथन सही है। ह्यूमन सोसाइटी किसकी पुस्तक है भाई? ह्यूमन सोसाइटी किसकी पुस्तक है? तो ये हो जाएगा किसकी? डेविस की, किंगस्ले डेविस की। उत्तर प्रदेश में भू क्षेत्रफल मापन की सबसे छोटी इकाई क्या मानी जाती है? विश्वांशी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? विश्वांशी मानी जाती है। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की यानी एसटी आबादी पूछी जा रही है आपसे, तो एसटी आबादी सबसे ज़्यादा एमपी में। कहाँ पे? एमपी में हो जाएगा। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की सबसे अनुसूचित जाति की ये यानी एससी आबादी पूछी जा रही, तो एससी आबादी जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो सीतापुर में। नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा फैजाबाद में। कहाँ पे? फैजाबाद में हो जाएगा। भारत में संपत्ति का अधिकार कैसा एक हो गया है? ये विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार हो गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे बदल दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 476 हो गया, फिर उसके बाद और भी है कोई क्या? हाँ ये है 477। कहता है राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा है? तो राजस्व प्रशासन का सबसे निम्नतम पद वह पटवारी माना जाता है। कौन सा? पटवारी माना जाता है। 478 का कहता है भूमि सुधार अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा भूमि सुधार से। किससे? भूमि सुधार से हो जाएगा। चलिए दोस्तों पूरी बुक कंप्लीट हो गई। अगर और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर और भी किसी बुक का आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम उसको कंप्लीट करवा देंगे, और इसके अभी जीएस के क्वेश्चन जो बाकी हैं वो दूसरे वीडियो में लेकर के आएंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।